हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को वन शॉट में देखने वाले हैं, बहुत ही कम शब्दों में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर के नाम को हम समझते हैं कि चैप्टर हमें कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले देखिए, टू वेरिएबल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है यहाँ पे? एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई की क्यों लिया हमने, कोई और वेरिएबल क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट करने वाले हैं। तो वो क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसलिए ताकि दोनों काम हमारे हो जाए, वेरिएबल भी हो जाए और ग्राफ भी हम प्लॉट कर पाएँ, इसलिए हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं जो कि एक्स और वाई ही हैं। ठीक है, टू वेरिएबल समझ में आ गया, एक्स है और वाई है। अब इक्वेशंस का क्या मतलब होता है? इक्वेशन का मतलब होता है कि साथ में इक्वल्स टू लगा हुआ। ठीक है, साथ में क्या लगा हुआ हो? इक्वल्स टू लगा हुआ हो। ठीक है, लीनियर का क्या मतलब है? कि पावर क्या हो? वन हो। ये दो वेरिएबल्स तो हों एक्स और वाई, लेकिन इनकी पावर क्या हो? वन हो। ठीक है, अब पेयर का क्या मतलब है? टू इक्वेशंस होंगी, यानी कि अपने पास दो ऐसी इक्वेशंस होंगी, इक्वेशन इक्वल्स टू, दो ऐसी इक्वेशन होंगी जिनमें दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, और पावर क्या होगी? वन होगी। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं मेथड्स टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये कैसी हैं? लीनियर इक्वेशंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है? इनकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, तो सॉल्व हो जाएगा। अब यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे कैसे मेथड से निकल सकती है वो हम देखते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है? देखिए, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, दो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई होंगी। ठीक है, मान लीजिए ये एक इक्वेशन नंबर 1 है, ये एक इक्वेशन नंबर 2 है। इसका जब हम टेबल बनाएंगे, यानी कि एक्स और वाई लिखेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की क्या होगी? 10 होगी। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की क्या होगी? 10 होगी। इसकी टेबल आ गई। अब दूसरी इक्वेशन की टेबल बनाएंगे, एक्स की वैल्यू 0 है, फिर वाई की वैल्यू 0 है, तो हम इस तरह से प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट्स आए अपने पास, उसको हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। उसको हम स्केल से हम उसको स्केल से हम मैच कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये लाइंस जो इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या हो जाएगा? उन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। वो ये पॉइंट क्या आएगा? कोई एक्स और वाई आएगा अपने पास। ठीक है, और ये मान लीजिए एक्स क्या आया अपने पास? 3 आया, और वाई क्या आया अपने पास? 7 आया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखिए क्या करना होता है, कुछ एक चीट कोड है। चीट कोड का क्या मतलब है? देखिए, हमको ग्राफ ही तो प्लॉट करना है ना, हमको एग्जामिनर को ये बताना है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी और वाई की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो हम क्या बताएंगे? वो हमसे पूछ रहा है ग्राफ के मेथड से। ठीक है, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए कुछ आपको ग्राफ बनाने में इधर उधर गड़बड़ हो गई। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपने इधर उधर ले लिया, तो वो जो पॉइंट्स जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो मान लीजिए वो यहाँ आना था, मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ आना था, लेकिन आपका यहाँ आ गया, तो उससे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है? चीट कोड क्या है? देखिए, एग्जामिनर को तो हमको ये ही दिखाना है, लेकिन हम रफ कॉलम में क्या काम करेंगे? हम रफ कॉलम में ये वाला काम करेंगे। वो क्या होगा? देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे? इस इक्वेशन से रखेंगे, x प्लस वाई। यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखेंगे? x प्लस 4, x प्लस वाई, यानी कि x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 10, तो 2x क्या आ गया अपने पास? 6, x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस 4, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। इसका मतलब क्या है कि दिस विल बी द आंसर फ्रॉम ग्राफ ऑल्सो। ठीक है, ये काम हमने रफ कॉलम में कर लिया कि हमको किसी ना किसी तरह से 3 और 7 आंसर लाना है, यानी कि हमको 3,7 पर इन दोनों लाइंस को किसी ना किसी तरह से ज्वाइन करना है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? इस तरह से आपके ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब इससे एक और फ़ायदा क्या होगा? देखिए, जब भी आप टेबल्स ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत आसान है टेबल्स ड्रॉ करना। एक बार x को 0 लिखिए, एक बार y को 0 लिखिए, एक बार x को 0 लिखिए, एक बार y को 0 लिखिए। अब साथ में एक और पॉइंट हमको ऐसा ढूंढना है, ठीक है, जो यहाँ पे हम कॉमन लिख सकें। अब वो कॉमन लिखने में हमको यहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमें कि जो ऐसा पॉइंट जो यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए। तो हम क्या काम करेंगे? हम रफ कॉलम में पहले ये वाला काम कर देंगे, 3,7 ले आएंगे, फिर इस 3,7 को हम यहाँ पे भी लिख देंगे। हम एग्जामिनर को ये दिखा देंगे कि देखो, हमारा तो यहाँ पे भी ये आंसर आया और हमारा ग्राफ पे भी यही आंसर आया, 3,7। ठीक है, तो स्टेप्स क्या करने हैं? सबसे पहले अपने पास इक्वेशंस दी हुई होंगी, उसको हमको टेबल बनानी है। ठीक है, एक कॉलम हमको यहाँ पे ये छोड़ देना है। ठीक है, एग्जामिनर को क्या पता चलेगा? एक कॉलम हमको यहाँ पे ऐसा छोड़ देना है। फिर हमको रफ कॉलम में आना है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, और x और 7 की हमको वैल्यू निकाल देनी है। उससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ये वाला आंसर आने वाला है। ठीक है, फिर इन्हीं को ही हमको यहाँ पे लिख देना है दोनों की टेबल्स में कि देखो पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं। अब इन सबको हमको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। ठीक है,
तो ये तो रहा ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। अब एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है वो देखेंगे। एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या है, देखिए सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, स्कूल में भी सब्स्टिट्यूशन लगता होगा ना कि कोई मैम नहीं आई तो दूसरे सर आ गए उनकी जगह पर, कोई सर नहीं आए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन यानी कि किसी की जगह पर किसी को पुट करना, यानी कि मान लीजिए 2 इक्वेशन दी हुई है, x + y = 14 और x - y = 4। अब किसी भी 2 इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की इक्वेशन वैल्यू हम निकाल लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से लिया, ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, y को उधर ले जाएंगे 4 + y, x की वैल्यू क्या आ गई 4 + y। अब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, इसमें पुट कर दी। y + 4 क्या है, ये x की वैल्यू है यहाँ वाली, ठीक है, प्लस y = 14। तो 2y = क्या आ गया, 4 इधर ले गए, 14 - 4 = 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब इसमें क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, 4 + y थी ना, अब 4 प्लस क्या आ जाएगा 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो y की वैल्यू भी आ गई अपने पास, x की वैल्यू भी आ गई। और सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, x और y की वैल्यू निकालना, आ गई अपने पास। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि इस x को हमने हटा दिया, इस x की जगह पे हमने क्या रख दिया, y को पुट कर दिया, या फिर y की जगह पे x को पुट कर दिया, ठीक है। अब एलिमिनेशन पर आते हैं। एलिमिनेशन का क्या मतलब है, एलिमिनेशन का मतलब है कि पूरा ही हटा देना। कहने का मतलब है, मान लीजिए x + y = 5 है, 2x - 3y = 4 है, ये 2 इक्वेशन अपने पास दी हुई हैं, ठीक है। अब अगर देखिए हम पहली वाली इक्वेशन में से, पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 3y, यहाँ पे आ जाएगा 15। तो अब देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस का 3y बना, यहाँ पे माइनस का 3y बना, ठीक है। तो प्लस के 3y से माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास y तो एलिमिनेट ही हो गया, y तो हट ही गया रास्ते से। अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x बचा। x को हम आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे इधर उधर वैल्यूज़ को ले जाके, ठीक है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है पूरा ही हटा देना। अब देखिए मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप ही कट रहे थे। अगर साइन करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम साइन भी चेंज करते हैं। मान लीजिए अगर प्लस का ही यहाँ पे 3y होता, नीचे भी प्लस का ही 3y बन रहा होता, तो हम नीचे वाले के सारे साइंस हम अपोजिट कर देते, यानी कि प्लस को माइनस में बना देते, और इस प्लस के 4 को फिर माइनस का 4 बना देते, फिर प्लस के 2x को माइनस का 2x बना देते, ठीक है। तो यहाँ से प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल हो रहा है, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने पे तो वो हो रहा है ना, माइनस हो रहा है। तो 5x = क्या आ जाएगा, 15 + 4 क्या आ जाएगा, 15 + 4 क्या आ जाएगा अपने पास 19 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 9/5। बस किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मान लीजिए हमने इसमें पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आई अपने पास 19/5 + y = 5, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 19 को इधर ले जाओ, 5 - 19/5, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 6/5, ठीक है। तो ये हुआ एलिमिनेशन। अब तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है, मान लीजिए 2 अपने पास इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, तो अब उनको कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या होता है, a1/a2 = b1/b2, a1/a2 = b1/b2, उसमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगता है। बहरहाल अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दिखाओ करना, तो ये तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर खुद आपसे बोल रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें क्या करता है भाई, सॉल्व करने का मतलब क्या है, x और y की वैल्यू निकालना, x और y की वैल्यू निकालना, और वो कैसे आएगी, ये फॉर्मूले हैं, बस इतना सा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x और y की वैल्यू निकालनी है, और इसके क्या फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले कैसे आए, कैसे याद करेंगे इनको, वो अब हम देखते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, BCA एक कोर्स होता है ना, BCA जैसे BBA होता है, ऐसे BCA एक कोर्स होता है। अब x के केस में ये BC लेना है हमको, देखिए BC है, ठीक है, और y के केस में CA लेना है हमको, देखिए y के केस में क्या है, CA है, ठीक है। और ये जो साइड के जो बचे B और A, ये क्या आ जाएंगे, दोनों ही केस में नीचे आ जाएंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, BA नहीं आएगा, AB आएगा, एरो इधर है, A से B पे चलेंगे हम, AB आएगा, AB, ठीक है। तो x के केस में क्या रखेंगे हम, BC, y के केस में क्या रखेंगे, CA, और नीचे क्या रखेंगे, AB। अब नंबर्स कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, सिंपल है। तो यानी कि BCA याद रखना है, BC x के केस में, CA y के केस में, और AB दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 1 2 2 1 आपको याद रखना है, ठीक है। अब
तो ये तो हो गया सॉल्व करने के मेथड्स। एक हो गया ग्राफिकल मेथड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाती है, वही अपने पास आंसर हो जाता है, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन, जिसमें x एक की वैल्यू हम निकालते हैं और दूसरी में पुट कर देते हैं। एलिमिनेशन, एक को हटा ही दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले से आ जाता है। अब नेक्स्ट पर आते हैं अब इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए अपने पास दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब पेयर ऑफ लाइंस हैं ये अपने पास, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखिए a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, जैसे कि ये a1 है ये a2 है, अपॉन में लेकर आइए a1 अपॉन a2 उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। a1 अपॉन a2 की अपने पास आपने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर b1 और b2 की वैल्यू निकालिए, b1 और b2 की वैल्यू निकालिए, ये भी आपने निकाल ली। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आई तो उस केस में क्या करना होता है, उस केस में जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। अभी हम देखेंगे ये क्या है, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, इक्वल है c1 बाय c2 के, तो लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, उसमें भी डिपेंडेंट होती हैं और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू है b1 बाय b2 के, इज़ नॉट इक्वल टू है c1 बाय c2 के, तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं और नो सॉल्यूशन होता है। अब इनको याद कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन में आपसे दिया जाएगा, आपके पास दो इक्वेशन दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, क्या है, ठीक है। अब तो जाहिर सी बात है कि आप वो इन वैल्यूज़ को ढूंढ के निकाल सकते हो, a1 बाय b2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 के। अब याद कैसे करना है, देखिए a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है। अगर ये नॉट आ गया, देखिए मान लीजिए इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस बन रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रही है ना। और वही देखिए आप पिक्टोग्राफिक इमेज अपने दिमाग में लेकर आइए, देखिए ये भी कट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं और ये भी क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। यानी कि a1 अपॉन a2 अगर कट कर रहा है यानी कि इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के, तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। ये याद करने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है। अब अगर देखिए शुरू में ही कट कर दिया, a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो गया, तो हमको c1 बाय c2 की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर किसी ने आपको शुरू में ही ना बोल दिया तो आगे तक आपके बात लेके नहीं जाओगे, ठीक है। यानी कि a1 बाय a2 अगर इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के, तो c1 बाय c2 आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है। क्या होगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। चलो ये तो इंटरसेक्टिंग याद हो गया। अब कंसिस्टेंट कैसे होंगी, देखिए कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि डिसिप्लिन, मतलब रेगुलर रहना, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए अगर किसी ने आपको शुरू में ही ना बोल दिया, ठीक है, किसी ने आपको शुरू में ही ना बोल दिया, धोखा तो नहीं दिया ना, शुरू में ही उसने आपको ना बोल दिया ना, तो यानी कि वो इंसान क्या है, कंसिस्टेंट है। यहाँ पे मतलब एक पॉजिटिव एक टर्म है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। शुरू में ही ना बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंसिस्टेंट है, धोखा तो नहीं दिया ना उसने आपको, ठीक है। अब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन क्या है, देखिए इसको भी आप पिक्टोग्राफिक इमेज से याद कर सकते हो। जैसे कि ये आपको वन दिखाई दे रहा है, कट का निशान वन दिखाई दे रहा है ना, यानी कि इस केस में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा और वो यूनिक होगा। भाई जाहिर सी बात है, कोई एग्जैक्टली वन चीज़ है तो वो यूनिक है। मान लीजिए कोई एक फ्लावर है, ठीक है, पूरी दुनिया में वो केवल एक वन है, तो वो यूनिक ही होगा ना, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अब a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है। फिर क्या याद करना है कि लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है। अब देखिए एक वर्ड होता है कोइंसिडेंस, उससे आप याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। कैसे, कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, इत्तेफाक। ये इत्तेफाक यानी कि यहाँ पे भी हमको वो चीज़ मिल गई और यहाँ पर भी हमको वो चीज़ मिल गई, तो ये इत्तेफाक हो गया ना, कोइंसिडेंस हो गया ना, यहाँ पे भी इक्वल हो गया, यहाँ पे भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो उससे आप याद कर सकते हो अगर दोनों जगह इक्वल है तो यानी कि वो लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंस हो गया है ना, तो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंस मत लिख के आ जाना, ये तो मैं आपको याद करने के लिए बोल रही हूँ कि कोइंसिडेंस हो गया, लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। अब ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे कंसिस्टेंट था, वहाँ पे भी कंसिस्टेंट होगा। अब वो कैसे होगा, देखिए उसने आपको हाँ बोली थी ना, शुरू में आपको हाँ बोली थी और लास्ट तक भी उसने आपको हाँ बोली, तो वो इंसान कंसिस्टेंट रहा,
ये भी एक अच्छा, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है। उसने आपको भले से ना बोल दी लेकिन धोखा तो नहीं दिया ना, तो ये भी एक अच्छा टर्म है, कंसिस्टेंट था वो इंसान। अब वो इंसान ने अपना वादा पूरा किया, यहाँ पे भी हाँ हुई, यहाँ पे भी हाँ हुई, तो भी वो एक अच्छा टर्म है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, इस कंसिस्टेंट में और इस कंसिस्टेंट में क्या फ़र्क है? ये वाला कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कैसे है, वो कैसे याद करेंगे? देखिए, ये पूरा जो चीज़ है, ये वाला जो इक्वल्स टू है, ये वो इस पे डिपेंडेंट है ना। कैसे डिपेंड है भाई? अगर यहाँ पे इसने ना बोल दिया तो फिर यहाँ पे ये पूरा कोइंसिडेंस रहेगा ही नहीं ना, ये पूरा इत्तेफाक रहेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे ना हो गया, यहाँ पे ना हो गया, अगर ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो गई तो फिर ये कोइंसिडेंस कैसे रहा? तो यानी कि ये एक दूसरे पे डिपेंड है। जब दोनों ये साथ में वर्क करेंगे तभी ये कोइंसिडेंस कहलाया जाएगा, तभी ये डिपेंडेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में कंसिस्टेंट में क्या फ़र्क है कि ये डिपेंडेंट वाला कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब इसकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। वो कैसे याद करोगे? अरे यहाँ पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे भी बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, यहाँ पे भी इक्वल्स टू है, यहाँ पे भी इक्वल्स टू है, यहाँ पे भी बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है बट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ध्यान रखिए, अगर यहीं पे क्रॉस हो जाता तो हमें c1/c2 की जरूरत निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ ना। ठीक है, a1/b2 इक्वल्स टू b1/b2 है, इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब उस केस में लाइन्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, वहाँ पे क्या था? इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे क्या था? कोइंसिडेंट, यहाँ पे क्या होगा? पैरेलल। अब ये कैसे याद करोगे? देखिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 6-7 से, कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, मतलब ऐसे चलें। साइन देख रहे हो या आप? ऐसे चलें, पैरेलल सा। ठीक है, लेकिन अब ये याद करने की ट्रिक है, अरे आपको नहीं पता ये पैरेलल लाइंस आगे जाके कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। हालांकि नहीं होती है, याद करने के लिए बोल रही हूँ मैं आपको कि आपको नहीं पता, ये हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। यहाँ पे तो ये पैरेलल दिख रही हैं लेकिन आगे जाके इंटरसेक्ट हो रही हैं, आगे जाके कट हो रही हैं। ये याद करने का एक तरीका है। ठीक है, यानी कि पैरेलल लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस धोखा दे रही हैं हमको। यहाँ पे तो हमको पैरेलल दिख रही हैं, आगे जाके कट कर रही हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? लाइंस पैरेलल होगी। अब ये इनकंसिस्टेंट है, वो कैसे याद करोगे? देखिए, सैड इमोजी क्यों है यार? धोखा दे दिया ना उन्होंने हमको धोखा दे दिया। यहाँ पे तो हाँ बोल दी, यहाँ पे ना बोल दी, तो धोखा दे दिया ना। कोई नेगेटिव टर्म है ना, तो ये क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, यहाँ पे भले से ही ना बोल दिया था लेकिन शुरू में ना बोल दिया ना, धोखा तो नहीं दिया, तो ये कंसिस्टेंट। हाँ बोला कंसिस्टेंट। हाँ बोल दिया बाद में ना बोल दिया तो इनकंसिस्टेंट। बहुत बुरा हुआ, तो नो सॉल्यूशन। भाई अब इस प्रॉब्लम का तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। धोखा दे दिया तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने याद करने के आपको मेथड्स बताए हैं। तो यानी कि a1/a2 अगर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, अगर दोनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट, अगर एक है एक नहीं है तो पैरेलल। ठीक है, और इस तरह से ये आप याद कर सकते हो। अब जैसे कि एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप के। मान लीजिए आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये एक इक्वेशन दी है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। उसके लिए a1 और a1 a2 b1 b2 c1 c2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब उससे पहले हमको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? क्या पढ़ी है हमने ऊपर? a1x + b1y + c1 = 0, यानी कि सारा सामान इधर है, इक्वल्स टू किधर? इधर केवल 0 है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको धोखा देने के लिए कांस्टेंट इधर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपको इस वहम में नहीं फंसना। क्यों? क्योंकि इस केस में फिर आप C जो है वो पॉजिटिव ले आओगे, लेकिन C नेगेटिव आ रहा है इस केस में, अगर हम 5 को इधर ले जाएंगे तो। यानी कि हमको सबसे पहले इसको क्या करना है? सारे सामान को इधर ले आना है। a1x + b1y + c1 = 0, सारा सामान इधर है और इक्वल्स टू इधर है, तो 5 को हमको इधर लाना पड़ेगा, इस 7 को हमको इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब 3x + 2y + 5 इधर ले जाओ, -5 = 0, 2x - 3y इधर 7 ले आए तो -7 = 0। अब इस फॉर्म में लाना है ना, लेकर आइए पहले, यानी कि प्लस प्लस ही होना चाहिए। अब 3x + 2y, ये माइनस का है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो माइनस की चीज़ होती है ना, वो आप ब्रैकेट के अंदर ले आओ कि चल भाई खोपचे में नेगेटिविटी मत फैला। ठीक है, और बाहर क्या लगा दो? प्लस लगा दो। उसी तरह से माइनस वाला है ना, खोपचे में ले जाओ, -3 ब्रैकेट के अंदर ले आओ, बाहर प्लस लगा दो। -7 है ना, कोई नहीं, खोपचे में ले आओ, ब्रैकेट में ले आओ, अब बाहर प्लस का लगा दो साइन। ठीक है, अब एक डब्बा बनाइए।
एक डब्बा बनाइए, 2 ऐसे लाइंस बनाइए, ठीक है। अब A1 लिखिए, देखिए A1 B1 C1 क्या है, सबसे पहले इस वाली लाइन को पकड़िए, इसका काम ख़त्म करिए। सबसे पहले इसका A1 लिख दीजिए, इसका B1 लिख दीजिए, इसका C1 लिख दीजिए। हॉरिजॉन्टली लिखना है। कैसे याद करेंगे, इस डायरेक्शन में लिखी हुई है ना, अगर मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज की मैं बात करूँ कि रोज़ की फॉर्म में लिखी हुई है ना, तो ये भी रोज़ की फॉर्म में लिख दीजिए। अब दूसरी लाइन पर आइए, ठीक है, इसके A2 B2 C2 लिखिए, ठीक है। तो A2 क्या है 2, B2 क्या है -3, C2 क्या है -7, लिख दिया। अब कहने का मतलब है कि अब इस वाले कॉलम में केवल A का कॉलम है, ये केवल B का कॉलम है, ये केवल C का कॉलम है, ठीक है। सबसे पहले इसका काम खत्म करना है, ऐसे लिख के इस शेप में लिखी हुई है तो इसी शेप में लिख दीजिए, इस शेप में लिखी हुई है तो इसी शेप में लिख दीजिए। अब इन पर फोकस करिए, डब्बों पर इंडिविजुअली। A1/A2 क्या है 3/2, B1/B2 क्या है -2/3। देखिए क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। A1/E2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ये प्लस का 3/2 है, ये माइनस का 2/3 है। शुरू में कट हो गया ना, तो हमको C1/C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। देखिए शुरू में कट हो गया ना, शुरू में जब ना बोल दी तो आगे बात क्यों बढ़ानी, तो C1/C2 निकालने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा हमको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया, अपने पास पहले ही कट हो गया, तो लाइंस क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई। बट कोई बात नहीं, धोखा तो नहीं दिया ना, तो कंसिस्टेंट भी है। और क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स, देखिए इस चैप्टर में कुछ नहीं, काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं, ठीक है। वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं। सबसे पहले एज से रिलेटेड है, कुछ नंबर्स एंड डिजिट्स से रिलेटेड है, कुछ फ्रैक्शंस से रिलेटेड है, कुछ टिकट्स और चार्जेस से रिलेटेड है, कुछ बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है, कुछ ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब वो देखते हैं। अब हम एज से रिलेटेड कैसी प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिया जाएगा कि प्रेजेंट एज सोनू की जो है, जो 5 ईयर्स एगो जो सोनू की एज है वो प्रेजेंट एज का मान लीजिए दुगना है, तिगुना है, इस टाइप से दी हुई होगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज लेनी है सोनू की, मोनू की, X ईयर्स और Y ईयर्स, ठीक है। कोई सोनू मोनू जो भी है, मतलब कहने का मतलब है कि प्रेजेंट एज से शुरू करना है, आपको प्रेजेंट से चलना है। ये प्रेजेंट है, बाद में ही पास्ट में जाना है और बाद में ही फ्यूचर में जाना है। पहले प्रेजेंट की XY लेनी है आपको, ठीक है, ले ली X ईयर्स और Y ईयर्स। अब जाहिर सी बात है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की सोनू की एज जो होगी वो अब से 5 माइनस होगी ना। मान लीजिए आपकी एज अभी इस टाइम पे 16 ईयर्स है, तो 5 साल पहले 11 ईयर्स रही होगी ना, माइनस कर देंगे 5, ठीक है। और 5 साल बाद कितनी होगी, +5 कर देंगे, ठीक है, यानी कि 21 ईयर्स। तो 5 ईयर्स एगो की एज क्या होगी, X-5, यहाँ पे भी क्या होगी, Y-5। अब क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि मोनू की जो एज है 5 ईयर्स एगो वाली, मोनू की जो एज है 5 ईयर्स एगो वाली, वो उसके उस टाइम की एज का 3 गुना है। तो ये बन गई इक्वेशन Y-5 = 3 ब्रैकेट में X-5। इधर उधर ले जाके 2 इक्वेशंस बनेंगी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, 2 इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, चाहे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। 5 ईयर्स लेटर या हेंस वाली एज क्या होगी, X+5 Y+5, ठीक है। अब नंबर्स एंड डिजिट्स वाले क्वेश्चंस भी हैं, वो कैसे हैं, देखिए मान लीजिए कोई आपके पास नंबर है YX, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, Y × X, ये चिपका हुआ है। कहने का मतलब है कि जैसे कि 54 को एक नंबर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 × 4 है, ये चिपके हुए नंबर्स हैं, बस एक दूसरे से 5 और 4 साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। अब YX का मतलब क्या है, इसकी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10Y + X, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 10Y + X। कहने का मतलब है X ऐसा का ऐसा ही लिखिए, प्लस लगाइए, और ये जो Y है जो 10th प्लेस पर है, ऐसे याद कर सकते हो आप, जो 10th प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको कैसे हम तोड़ेंगे, 10Y + X। जैसे कि देख लीजिए 54 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 4 लिखिए प्लस 10th प्लेस पर क्या है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आया, 50 + 4, 54 ही आया ना, आया, देखो 54 आया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि कोई आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर है, तो आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अब उस 2 डिजिट के नंबर को हमने उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, पहले YX था फिर XY हो गया, तो हम क्या लिखेंगे कि 10Y + X था, तो अब हम क्या लिखेंगे 10X + Y। इस सेम ही रूल लगाएंगे, Y ऐसा कैसा ही, और 10 की जगह पे जो प्लेस है वो क्या कर देंगे, 10 × X कर देंगे। कहने का मतलब है हमको क्या करना है, ये लिखना है सबसे पहले
फिर उसके अकॉर्डिंग ये लिख देना है, ठीक है। अब डिजिट्स रिवर्स हो गई ना, तो y की जगह पे x और x की जगह पे y लिख दीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, मान लीजिए ऐसे दिया होगा कि जो नंबर है उसकी जब डिजिट्स को हम रिवर्स करेंगे तो वो दुगुना हो जाएगी, तिगुना हो जाएगी, स्टेप से दिया होगा। इक्वेशन बन जाएंगी, तीनों मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब फ्रैक्शंस के भी क्वेश्चन है अपने पास, तो हम क्या लेट करेंगे कि लेट फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई। मान लीजिए कि फ्रैक्शन क्या है, x और y, x अपॉन वाई है, जो कि 5/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x अपॉन वाई हमने मान लिया। अब क्या लिखा होगा वर्ड प्रॉब्लम में कि न्यूमरेटर में हम 3 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड करेंगे, तो न्यू फ्रैक्शन 9/2 बन जाएगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर में हमने 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड किया, तो जो फ्रैक्शन बना वो 11/3 बना। फाइंड दी फ्रैक्शन। सो दो इक्वेशन बन गई अपने पास, इधर उधर ले जाके सॉल्व करेंगे। इस पूरे टर्म को इधर ले जाइए मल्टीप्लिकेशन में, इस पूरे को इधर ले जाइए, 3 इधर आ गया, इधर का 2 इधर आ गया, 2 इक्वेशन बन गई। तीनों मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब टिकट्स और चार्जेस वाले भी क्वेश्चन है अपने पास। अब ये कैसे हैं, एनसीईआरटी में भर के हैं ऐसे क्वेश्चन कि मान लीजिए 5 डेज़ है, ठीक है। 5 डेज़ में आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, 5 डेज़ के लिए आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की, तो जो शुरू के 2 दिन है उनका तो चार्जेस फिक्स्ड रहे कि आपको इतने ही पैसे देने हैं, इससे ना हम कम लेंगे ना ज़्यादा लेंगे, ठीक है, शुरू के 2 दिन के लिए। लेकिन बाद के जो दिन रहे, चाहे आप जितने भी दिन, 5 दिन ज्वाइन किए, कितने भी दिन ज्वाइन किए, मान लीजिए आपने टोटल 5 दिन के लिए ज्वाइन किए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो शुरू के उन 5 दिन में से जो शुरू के जो 2 दिन रहेंगे उनमें तो फिक्स चार्ज रहा होगा, और जो लास्ट के जो 3 दिन रहे होंगे उनमें क्या रहा होगा, पर डे का चार्ज रहा होगा। तो मान लीजिए हमने माना है कि पर डे का जो चार्ज है वो ₹y है, तो इसका भी y होगा, इसका भी y होगा, इसका भी y होगा, तो टोटल क्या हो गया, y + y यानी कि 3y। यानी कि कितना उसने पे किया होगा, ये तो फिक्स चार्ज x पे किया होगा प्लस, और ये अपने पास हर दिन के हिसाब से उसने पे किया होगा। और क्वेश्चन में दिया होगा कि उसने टोटल 32 रुपीज़ गिवन, टोटल 32 रुपीज़ उसने दिए हैं। तो ये एक इक्वेशन बन गई अपने पास, ठीक है। अब उसी तरह से आप उस तरह से सॉल्व कर लोगे। ऐसी एक और इक्वेशन दी होगी तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यानी कि फिक्स चार्ज तो ये रहा ही रहा, ठीक है, और एक दिन का क्या हो गया अपने पास, y, तो ये 3y हो गया। मान लीजिए पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का मान लीजिए y चार्ज है और वो 5 किलोमीटर चला, तो क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा ना। एक का दिया हुआ है, बाकी का मल्टीप्लाई, बाकी का फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिक्स चार्ज कितना है, मान लीजिए x है, तो क्या हो जाएगा, x + 5y हो जाएगा। और उसने अगर 10 रुपये दिए तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब बोट और स्ट्रीम वाले कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए मान लीजिए कोई बोट है, पानी है, पानी स्थिर है, पानी स्टिल है, चल नहीं रहा है, उसमें लहरें नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो उसकी स्पीड, उस स्पीड इन स्टिल वाटर बोट की क्या होगी, x होगी, x किलोमीटर होगी, ठीक है। कोई लहरें नहीं उठ रही, पानी स्थिर है, उस पर अगर हम बोट चला रहे हैं, उस केस में हमारी क्या स्पीड होगी, x होगी, ठीक है। अगर स्ट्रीम है, लहरें उठ रही हैं, उस केस में हमारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, y होगी, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इसका क्या मतलब होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब हम डाउन जा रहे हैं। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई स्लोप है या फिर लहरों का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई स्लोप है, लहरें हैं, तो जब हम नीचे जा रहे होते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ी हुई होती है ना, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड ज़्यादा है, प्लस है, लहरें ही हैं, मान लीजिए लहरों की डायरेक्शन में जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर अपवर्ड जाओगे, अपोजिट जाओगे लहरों के, तो हमारी स्पीड माइनस मतलब कम होगी। तो x तो ज़्यादा स्पीड के लिए प्लस लगा देंगे और कम स्पीड के लिए माइनस लगा देंगे। तो डाउनवर्ड की स्पीड हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड x + y, अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x - y। अब जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। अब ज्योमेट्री या मेंस्ट्रुएशन का कैसे क्वेश्चन्स कर सकते हैं हम। जाहिर सी बात है, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि x = y, 1 = 2। और एक कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब है एंगल 1 + एंगल 2 = 180, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।